फ्रेंड्स वेलकम टू बेसिक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आज हम बेसिक इंग्लिश में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर हम इन चीज़ों को सीख पाएंगे तो फिर आगे जो इंग्लिश होगी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्ब यानी क्रिया। अब ये क्रिया क्या होती है, चलिए जानते हैं। जिन शब्दों से किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की जो जितनी भी फॉर्म होती हैं, अब हम जानेंगे कौन कौन सी होती हैं। बेसिक वर्ब, सिंपल पास्ट वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। तो फ्रेंड्स पहले हम जानेंगे बेसिक वर्ब, सिंपल पास्ट वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कम, रन, लाफ, गो, रिमूव एट्सेट्रा, इन्हें कहा जाता है बेसिक वर्ब, और इन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल पास्ट वर्ब के बारे में। देखिए, पास्ट मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय, और जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक वर्ब में कम ये हुई फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंपल पास्ट में ये हुई सेकंड फॉर्म केम। रन, रैन, लाफ, लाफ्ड, गो, वेंट, रिमूव, रिमूव्ड। लेकिन इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है, यानी याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं होगी तो आप वर्ब को ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको और अच्छे से समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस है, तुम स्कूल जाते हो। तो इसको बेसिक वर्ब में हम कैसे बनाएंगे? यू गो टू द स्कूल। चलिए अब इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। सिंपल पास्ट यानी जो समय बीत गया है, और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेंटेंस है, तुम स्कूल गए। अब गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वेंट। और यहाँ पर वेंट का इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे यू वेंट टू द स्कूल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर ये सेंटेंस है, तुम हंसते हो, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? यू लाफ। और हमने लाफ का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये बात प्रेजेंट में हो रही है, यानी इसी वक्त हो रही है। तो चलिए इसे सेंटेंस को अब हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो फ्रेंड्स सिंपल पास्ट में हमने इसको बनाया, तुम हंसे। यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, लाफ की जो सेकंड फॉर्म होती है, उसका यूज़ किया जाएगा। लाफ की सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड, तो हम इसे लिखेंगे यू लाफ्ड। फ्रेंड्स आई होप कि आपको बेसिक वर्ब और सिंपल पास्ट वर्ड समझ आ गए हों। अब हम सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स जब भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड आता है, हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। और जब हम टेंस सीखते हैं उसमें भी हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, और पैसिव वॉइस में भी इसी तरह से थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी हम जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल में किस तरह से यूज़ करना है। और फ्रेंड्स जब भी हम किसी सेंटेंस में चुका चुकी का यूज़ करते हैं, यानी वो जा चुका है, खा चुका है, सो चुका है, तब हम हैज़, हैव, हैड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ब है गो, और गो की जो तीनों वर्ब है वो क्या है? गो, वेंट, गॉन। इसमें थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। जैसे कि हमने सीखा था कि हैज़, हैड, हैव जब भी आना है हमें वर्ब पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और यहाँ पर गो की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। देखिए फर्स्ट में आप कह रहे हैं वह जा चुका है, यानी उसी टाइम आप किसको बता रहे हैं, और सेकंड में है वह जा चुका था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम हैड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको पास्ट पार्टिसिपल ठीक से समझ आ गया हो। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में।
फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहा जाता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने एक वर्ब ली है गो, और वर्ब की जो तीनों फॉर्म है वो होती है गो, वेंट, गॉन। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और उसके साथ यूज़ करनी है आईएनजी। और जिस सेंटेंस में इस तरह से बोला जाता है रहा, रही, वो जा रहा है, खा रहा है, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर ये सेंटेंस है, तुम जा रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? यू आर गोइंग। हमें गो के साथ में आईएनजी ऐड कर देना है, और गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने एक वर्ब ली है ईट, एट, ईटेन। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह खा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ही इज़ ईटिंग। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमें आईएनजी ऐड कर देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छे से समझ आ गए हों। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चारों वर्ब को एक साथ यूज़ करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि एक वर्ब है कम, केम, कम। फ्रेंड्स, पहले हम इसको बनाएंगे बेसिक वर्ब में। तुम आते हो, यू कम। अब हम इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तुम आए, यू केम। फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल में। तुम आ चुके हो, यू हैव कम। तुम आ चुके थे, यू हैड कम। फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। फ्रेंड्स, आई होप आपको इन सभी वर्ब के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो समझ आ गए हों। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ सूचना दी जाए, उसे विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेंटेंस है, ये एक गाड़ी है। इसको हमने लिखा है दिस इज़ अ कार। अब हमें ये तो पता है कि ये एक गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि गाड़ी छोटी है, बड़ी है, किस कलर की है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाऊं, ये एक पुरानी गाड़ी है, दिस इज़ एन ओल्ड कार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन ओल्ड कार, यहाँ पर गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, यह एक आदमी है, दिस इज़ अ मैन। अब ये तो हमें पता है ये एक आदमी है, लेकिन उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, यह एक लंबा आदमी है, दिस इज़ अ टॉल मैन, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? इसमें है टॉल, क्योंकि यहाँ पर हमें आदमी की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो आदमी कैसा है? लंबा है। तो टॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेंटेंस है, ताजमहल खूबसूरत है, तो इसको हम लिखेंगे ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। तो ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है कि ताजमहल क्या है? खूबसूरत है। तो इसमें ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो आता है खूबसूरती के लिए। तो ब्यूटीफुल हमारे लिए क्या हुआ? एडजेक्टिव। और ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो बता रहा है कि ताजमहल की खूबसूरती के बारे में, तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंग्री, ब्यूटीफुल, और लेजी, एक्टिव, न्यू, सॉल्टी, ब्रेव, कवर्ड, एट्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड हैं या इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, उन सभी को एडजेक्टिव कहा जाता है। जब किसी के काम के करने की सूचना दी जाए या भाव को व्यक्त किया जाए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पर है एडजेक्टिव और राइट साइड पर है एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 एडजेक्टिव लिए हैं, स्लो, एंग्री, ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एडजेक्टिव को हम किस तरह से एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट साइड पर एडवर्ब के नीचे स्लो को स्लोली बना दिया, एंग्री को एंग्रीली, और ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एडजेक्टिव के आगे हमने एल को ऐड कर दिया। स्लो स्लोली हो गया, एंग्री एंग्रीली हो गया, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इनको हमें यूज़ कैसे करना है। चलिए अब हम देखते हैं इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस है, कछुआ एक धीमा जानवर है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अ टोर्टोइज इज़ अ स्लो एनिमल। और इसमें स्लो क्या है? एडजेक्टिव। और इसमें तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एनिमल क्या है, वो स्लो है। लेकिन अब हमें इसे एडवर्ब में यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, कछुआ धीमे से चलता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अ टोर्टोइज वॉक्स स्लोली। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे एडवर्ब के सेंटेंस में, ज़्यादातर जो एडवर्ब के सेंटेंस होता है उसमें सेंटेंस के बीच में से ज़रूर आता है। जैसे इसमें भी देखिए, कछुआ धीमे से चलता है। और आगे जितने भी हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह एक गुस्से वाला आदमी है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ही इज़ एन एंग्री मैन। इसमें एंग्री क्या है? एडजेक्टिव। तो चलिए अब इसको हम एडवर्ब में यूज़ करके देखते हैं। उसने मुझे गुस्से से देखा। अब देखिए, यहाँ पर भी इसमें सेंटेंस में से आ रहा है, उसने मुझे गुस्से से देखा। ही लुक्ड एट मी एंग्रीली। और इसमें हम उस इंसान के, उस शख्स के एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। वह खुश है। ही इज़ हैप्पी। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि वो इंसान क्या है? खुश है। तो हैप्पी क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस है, उसने मुझसे खुशी से पूछा। इसको आप कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड मी हैप्पीली, क्योंकि यहाँ पर आप उस इंसान के एक्शन रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब अच्छे से समझ आ गए हों। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी सकारात्मक के बारे में। अफर्मेटिव उन्हें कहा जाता है जो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू द स्कूल। मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई शुड गो देयर। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तुम मुझसे मिल सकते हो। यू कैन मीट मी। तुम उसे देख सकते हो। यू कैन सी हिम। मैं मॉल जाऊँगा। आई विल गो टू द मॉल। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। तो अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी नकारात्मक के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस उन्हें कहा जाता है जिन वाक्यों के बीच में नोट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वह नहीं खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट नेगेटिव, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग। तुम्हें अभी नहीं सोना चाहिए। यू शुड नॉट स्लीप नाउ। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। यू कैन नॉट मीट मी। वह स्कूल नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू द स्कूल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए हों। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव उन्हें कहा जाता है जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, यानी कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो चिन्ह है, इसका हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। चलिए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब चाहे वो सेंटेंस इंग्लिश में हो या हिंदी में। क्या मुझे आना चाहिए? शुड आई कम? क्या तुम पार्क जाओगे? विल यू गो टू द पार्क? क्या तुम यहाँ आ सकते हो? कैन यू कम हेयर? तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हों। अब हम सीखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से यूज़ करना है, जिसमें हम क्या करते हैं? नोट का यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे हम इन दोनों को किस तरह से एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
क्या तुम नहीं आ रहे हो? आर यू नॉट कमिंग? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें नॉट भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क का भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते? कैन यू नॉट कम हेयर? क्या उसे थिएटर नहीं जाना चाहिए? शुड ही नॉट गो टू द थिएटर? क्या तुम आज नहीं खेलोगे? विल यू नॉट प्ले टुडे? तो फ्रेंड्स, ये थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। सो फ्रेंड्स, ये है टेंस यानी काल। अब काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है इस वक्त। उसके बाद है हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है। और उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, जो समय आने वाला है। तो फ्रेंड्स, टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ रहा है इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे इंडेफिनेट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इंडेफिनेट टेंस में हमेशा ता ती ते का साउंड आता है, जैसे कि तुम सोते हो, वह रोता है, वह जाता है, वह खाता है, इत्यादि। और इन सभी में आप देख सकते हैं, इन सभी में ताती का साउंड आ रहा है। और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिसमें ताती का साउंड आता है, उन्हें इंडेफिनेट टेंस कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। चलिए अब उन रूल्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पर है सिंगुलर यानी एक वचन, और राइट साइड पर है प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर उसे कहा जाता है जो चीज़ एक हो या सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, और प्लूरल उसे कहा जाता है जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो। अब वो 2 है, 4 है, कितनी भी है, लेकिन वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे बहुवचन यानी प्लूरल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर जो नेम होता है उसके साथ हम ऐड करते हैं एस या ई एस, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं, प्लूरल के नीचे दे, वी, यू, आई या कोई भी प्लूरल नेम जो होता है उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, यानी ऐड नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, प्लूरल में आई और यू भी आ रहा है। देखिए, यू को हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, लेकिन इंडेफिनिट टेंस में हम इसे प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। और आई जो है, आई बोलने में और दिखने में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन इस रूल के हिसाब से हम इसको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी जो समय अभी चल रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह जाता है, ही गोज। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर, और वर्ब क्या है हमारी, गो। तो जाहिर सी बात है हम इसमें ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच एस ओ व एक्स जेड आते हैं उनमें हम ई एस ऐड करते हैं। अब जैसे कि वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, लेकिन हम अगर इस तरह से बोलेंगे वह देखता है, ही वॉचिज। चिड़िया उड़ती है, अ बर्ड फ्लाइज। अब देखिए, फ्लाई क्या होता है, उसमें लास्ट में वाई आता है, लेकिन जब हम इसमें ई एस ऐड करते हैं तब हम वाई की जगह पर आई का यूज़ करते हैं। एलेक्स क्रिकेट खेलता है, एलेक्स प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर अब देखिए हमने एस लगाया है, और एलेक्स जो है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। एलेक्स और मार्टिन हॉकी खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र हो रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारी प्लूरल, तो इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एलेक्स एंड मार्टिन प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसमें हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बीते हुए समय की बात होती है। तुम आए, यू केम। फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे वर्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। मैं पार्क गया, आई वेंट टू द पार्क। एलेक्स और मार्टिन यहाँ पर ठहरे, एलेक्स एंड मार्टिन स्टेड हेयर। तो फ्रेंड्स, ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में।
और इसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपको विल का यूज़ करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैं आज स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू द स्कूल टुडे। एलेक्स क्रिकेट खेलेगा, एलेक्स विल प्ले क्रिकेट। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हों। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूस टेंस उसे कहा जाता है जिस सेंटेंस में रह रही का जिक्र होता है, जैसे जा रहा है, सो रहा है, आ रहा है। और देखिए, जो रूल हमने इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था वही सेम रूल इसमें भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगुलर के साथ में हमें इसका यूज़ करना है और प्लूरल के साथ में हमें आर का यूज़ करना है। इसमें सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स और जैक सो रहे हैं, एलेक्स एंड जैक आर स्लीपिंग। अब देखिए, यहाँ पर दो लोगों का जिक्र किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आई है, आई के साथ ना तो हम इसका यूज़ करते हैं और ना ही आर का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज़ बार्किंग। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आपको वाज का यूज़ करना है और प्लूरल में आपको वर का यूज़ करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। तुम जा रहे थे, यू आर गोइंग। जैक और मार्टिन हॉकी खेल रहे थे, जैक एंड मार्टिन वर प्लेइंग हॉकी। बिल्ली दूध पी रही थी, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। तो फ्रेंड्स, ये थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस में जब कुछ सेंटेंस को हम इस तरह से बोलते हैं, वो जा रहा होगा, सो रहा होगा, खा रहा होगा, तो उसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। एलेक्स और मार्श फुटबॉल खेल रहे होंगे, एलेक्स एंड मार्श विल बी प्लेइंग फुटबॉल। जैक सो रहा होगा, जैक विल बी स्लीपिंग। वह फिल्म देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग अ मूवी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझ आ गए हों। अब हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, वह जा चुका है, सो चुका है, खा चुका है, उनको बोला जाता है परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर है सिंगुलर यानी एक वचन और राइट साइड पर है प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर के साथ में आपको हैज़ का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ में आपको हैव का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। वह मुंबई जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। मैं फिल्म देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड अ फिल्म। वह यहाँ पहुँच चुके हैं, दे हैव अराइव्ड हेयर। वह खाना पका चुकी है, शी हैज़ कुक्ड द फूड। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड और उसके बाद वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। एलेक्स गाने सुन चुका था, एलेक्स हैड लिसन टू सॉन्ग्स। वह इंग्लैंड जा चुका था, ही हैड गॉन टू इंग्लैंड। एलेक्स और मार्टिन थिएटर जा चुके थे, एलेक्स एंड मार्टिन हैड गॉन टू थिएटर। वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे लेफ्ट साइड पर है सिंगुलर और राइट साइड पर है प्लूरल, और इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ में आपको विल हैव का यूज़ करना है। और जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, वह जा चुका होगा, खा चुका होगा, किसी आइडिया को लेकर के, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पर भी हैज़ हैव हैड आता है, हमें उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। बस आपको इतना याद रखना है। वह नहा चुका होगा, ही विल हैव टेकन अ बाथ। वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट।
तुम मुंबई पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच्ड मुंबई। वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव स्टडीड। तो फ्रेंड्स, ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम सीखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगुलर के साथ में हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ में हमें हैव बीन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंस हम बनाते हैं, रहा है, रही है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सीखा था। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जब आप लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं, यानी लंबे समय के लिए, और जब आप समय का जिक्र करते हैं तब आप हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, समय बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस के साथ आता है जैसे कोई पक्का नाम होता है, एग्जैक्ट जो टाइम होता है, जैसे दिनों का नाम, साल का नाम, महीने का नाम, तारीख का नाम इत्यादि, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फॉर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। जो कच्चे नाम होते हैं, यानी कि 5 मिनट, कुछ दिन, 3 साल, 10 दिन इत्यादि, यानी जिनका कोई मतलब फिक्स डेट या टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। वह सुबह से खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह सुबह से खेल रहा है, यानी कब से खेल रहा है? सुबह से। तो यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, यानी कि सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वह 2 घंटे से खेल रहा है। हो सकता है कि 2 घंटे से ऊपर हो या नीचे हो, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह जनवरी से दिल्ली में रह रहा है। अब देखिए, वो जनवरी से रह रहा है, ना जनवरी से आगे ना पीछे, एकदम एग्जैक्ट टाइम है। तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। वह 3 महीने से दिल्ली में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 मंथ्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock। तुम 15 मिनट से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा सिंस और फॉर को किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बिना फॉर और बिना सिंस के भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड का जिक्र करते हैं। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और ये ओ आर और का मतलब होता है या फिर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, जब आपने बोला आई एम वेटिंग, इसका मतलब आप अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सेकंड सेंटेंस बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, इसका मतलब ये हो कि आप काफ़ी टाइम से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वे सुबह से पढ़ रहे थे। दे हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एलेक्स 3 घंटे से खेल रहा था। एलेक्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। वह दिल्ली में 4 साल से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। मैं मुंबई में दिसंबर से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस दिसंबर। तो फ्रेंड्स, ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें इस तरह के जब सेंटेंस बोलेंगे, रहा होगा, रहे होंगे। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बस फ़र्क कितना होगा, इसमें हम टाइम का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। वह फरवरी से इंग्लैंड में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस फरवरी। तुम 3 बजे से लिख रहे होंगे। यू विल हैव बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं और मेरे राइट साइड पर भी कुछ लेटर्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर BCDFG, ये जितने भी लेटर्स हैं लेफ़्ट साइड पर, इनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। और ये जो राइट साइड पर जो लेटर्स हैं AEIOU, इनको बोला जाता है वोवेल्स। तो फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट्स के साथ हम यूज़ करते हैं A और वोवेल के साथ हम यूज़ करते हैं N।
लेकिन फ्रेंड्स हम सबसे बड़ी मिस्टेक तब करते हैं जब कोई भी वर्ड हमें दिखता है कि ए आई यू आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हम एन लगा देते हैं, जबकि हमें इसके साउंड को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप हमारे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, खा खा घा घा डा चा छा, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, और राइट साइड पर है आ ई उ ए ओ आ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ए को रखा है का खा घा के साथ, और एन को रखा है आ ई इस ग्रुप के साथ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सेंटेंस है, ये एक गाड़ी है, दिस इज डैश कार। अब यहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है या एन का, ये डिपेंड करता है हमारे कार के वर्ड पर, यानी कि इसके साउंड पर। तो चलिए एक बार हम कार को हिंदी में लिखकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है कार। अब इसमें क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, का किस में है, क्या एन के ग्रुप में? एन के ग्रुप में तो आ ई उ ओ है, तो का किसके ग्रुप में? ए के ग्रुप में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ कार। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, हालांकि स्टार्टिंग में एच आ रहा है, लेकिन हम इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो चलिए ऑनेस्ट को अब हम हिंदी में लिखकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऑनेस्ट को हिंदी में लिखा है, और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो आ किस में? एन में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये एक यूनिवर्सिटी है, दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। अब हमें देखना है कि यूनिवर्सिटी जो है हिंदी में लिखने के बाद ए के ग्रुप में आता है या एन के ग्रुप में आता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को हमने हिंदी में लिखा है। अब स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, या आ रहा है। अब यह किस में आ रहा है, ए में या एन में? या जो आ रहा है वो आ रहा है ए में, तो हम इसे लिखेंगे दिस इज अ यूनिवर्सिटी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिस इज डैश थिएटर। अब हमें देखना है कि इसमें ए आना है या एन आना है। चलिए थिएटर को हिंदी में लिख कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने थिएटर को हिंदी में लिखा, तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, था आ रहा है। क्या था एन में आ रहा है? नहीं, था तो आ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस आ और एन के बीच का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो और आपको पता चला हो कि कहाँ पर हमें आ का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अब हम दा का यूज़ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पर हिंदी में लिखा है दा, और राइट साइड पर हिंदी में लिखा है दी, क्योंकि कई बार हम इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे वर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स जो वर्ड कॉन्सोनेंट होता है उसको हम दा बोलते हैं, और जो वर्ड वोवेल में आता है उसके लिए हम दी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर पार्क, स्टेडियम, मॉल, इन सभी को हम बोलेंगे द पार्क, द स्टेडियम, द मॉल, क्योंकि इनमें ये कॉन्सोनेंट हैं, इनमें वोवेल का साउंड नहीं आ रहा है। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं एनिमल, एक्टर, एंड, इन सब को हमें प्रोनाउंस करना है दी एनिमल, दी एक्टर, दी एंड, क्योंकि इसमें वोवेल का साउंड आ रहा है। और अब हम जानेंगे दा का पूरा यूज़। तो फ्रेंड्स पहले हम जानेंगे दा का किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर ये एक लिस्ट देख रहे हैं, पहाड़ों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले, ये जितने भी यहाँ पर ये लिस्ट है इन सभी के नाम से पहले हमें दा का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स कई बार हम दा का वो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो के लिए हम डेट का यूज़ करते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि दा का हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि एक सेंटेंस है, यस्टरडे आई मेट अ मैन, द मैन वॉज सो गुड, यानी कि कल मैं एक आदमी से मिला और वो जो आदमी था वो बहुत ही अच्छा था। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले आपने ए का यूज़ किया, उसके बाद आपने दा का यूज़ किया। दा का आपने सेकंड सेंटेंस में यूज़ किया क्योंकि हम उस पर्टिकुलर उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप पहली बार आप ए का यूज़ करते हैं तो सेकंड टाइम आपको दा का यूज़ करना है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ अ डॉग इन द मॉर्निंग, द डॉग वॉज बार्किंग, यानी मैंने सुबह एक कुत्ता देखा और कुत्ता क्या कर रहा था, भौंक रहा था। तो सेकंड सेंटेंस में हमने दा का यूज़ किया है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ किंग इन द विलेज, द किंग वॉज वेरी काइंड, यानी एक गांव में एक राजा था जो कि बहुत ही रहमदिल था। आई फाउंड अ कैट एट माई होम, द कैट वॉज सो ब्यूटिफुल। आई फाउंड अ वॉलेट ऑन द रोड, द वॉलेट वॉज एम्प्टी। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ए इन द अच्छे से समझ आ गए हों और इनके यूजेस भी आपने देख लिए होंगे किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे मैं के बारे में।
तो फ्रेंड्स, मे का हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, संभावना के लिए, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, विश यानी इच्छा के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका यूज़ सीखेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। मैं कल आ सकता हूँ, आई मे कम टुमारो। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। तुम आ सकते हो, यू मे कम। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे मे को पास्ट के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी बीते हुए समय के लिए किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे मे हैव के बारे में, यानी सकता था, सकते थे, जो पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। बारिश हो सकती थी, इट मे हैव रेन। वह कहीं भी जा सकता था, ही मे हैव गॉन एनीवेयर। वह कहीं भी सो सकता था, ही मे हैव स्लेप्ट एनीवेयर। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे परमिशन के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, मे आई गो टू द वॉशरूम। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे विश के लिए इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। आप एक लंबी उम्र जिएं, मे यू लीव अ लॉन्ग लाइफ। आपको जीवन में सफलता मिले, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ईश्वर तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, ये था मे का यूज़। अब हम सीखेंगे कैन, मे और माइट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इन सभी की मीनिंग सेम लगती है, लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटी है, जैसे कैन है 90%, मे है 50% और माइट है 25%। मैं कल आ सकता हूँ, आई कैन कम टुमारो, आई मे कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो। तो फ्रेंड्स, जब आपने कैन का यूज़ किया, इसका मतलब आपकी जो पॉसिबिलिटी आने की बहुत ही ज़्यादा 90% है। जब आपने मे का यूज़ किया तो 50% है, यानी कि आप आ भी सकते हो, नहीं भी। और माइट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि बहुत ही कम चांसेस है कि कल आप आएँ। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो फ्रेंड्स, कई बार हम कैन का एबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी किसी के अंदर कोई खूबी होती है उसको बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट हिम। तुम यह मैच जीत सकते हो, यू कैन विन दिस मैच। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। तो फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे कुड का, और कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी जब हमें किसी से बहुत ही प्यार से बात करनी होती है तब हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं इस वक्त आपसे मिल सकता हूँ, कुड आई मीट यू राइट नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुड की जगह पर कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुड का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप मुझे अपनी बाइक दे सकते हैं, कुड यू गिव मी योर बाइक। क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ, कुड आई स्टे हेयर। सो फ्रेंड्स, कुड का जो सेकंड यूज़ है वो है पास्ट के लिए, यानी मैं जा पाया, खा पाया, मिल पाया, मिल सका। मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। वह दौड़ नहीं सका, ही कुड नॉट रन। वह स्कूल जा पाया, ही कुड गो टू द स्कूल। क्या वह तुमसे मिल सका, कुड ही मीट यू। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कुड हैव का हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जब हम पास्ट के लिए कोई बात करते हैं, बीते हुए समय के लिए, मेरे पास ये हो सकता था या मैं वहाँ जा सकता था, तब आप कुड हैव का यूज़ करते हैं। मेरे पास एक कार हो सकती थी, आई कुड हैव हैड अ कार। वह बाइक खरीद सकता था, ही कुड हैव बॉट अ बाइक। वह मुझसे नहीं मिल सकता था, ही कुड नॉट हैव मेट मी। क्या वह तुम्हारे घर आ सकता था, कुड ही हैव कम टू योर होम। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे शुड का किस तरह से यूज़ करना है। शुड का जो यूज़ होता है वो होता है सुझाव के लिए, या जब हम इस तरह से बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए, करना चाहिए, सोना चाहिए, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ही शुड नॉट स्टे हेयर। तुम्हें चलना चाहिए, ही शुड वॉक। तुम्हें सोना चाहिए, ही शुड स्लीप। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ही शुड नॉट वीप। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हमें शुड के साथ हैव का किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जाना चाहिए था, होना चाहिए था, तुम्हारे पास वो होना चाहिए था, तब हम पास्ट के लिए शुड हैव हैड का यूज़ करते हैं। तुम्हारे पास 100 रुपये होने चाहिए थे, ही शुड हैव हैड 100 रुपीज़। एलेक्स के पास एक बाइक होनी चाहिए थी, एलेक्स शुड हैव हैड अ बाइक। उसके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव हैड अ फ़ोन। तुम्हें मॉल जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू द मॉल।
तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव मेट मी। तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव स्लेप्ट हेयर। तुम्हें यह फिल्म देखनी चाहिए थी। ही शुड हैव वॉच दिस मूवी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ओटू के बारे में। ओटू की भी मीनिंग वही होती है, चाहिए था या चाहिए, लेकिन इसको हम ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी या रेस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तुम्हें इस काम को करना चाहिए। यू ऑट टू डू दिस वर्क। तुम्हें इस समस्या का सुझाव ढूंढना चाहिए। यू ऑट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट टीचर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने शुड के साथ हैव यूज़ किया था पास्ट के लिए, बीते हुए समय के लिए, अब हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू ऑट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए था। यू ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड हिम। तुम्हें ये काम जल्द ही ख़त्म करना चाहिए था। यू ऑट टू हैव फिनिश दिस वर्क सून। तो फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे मस्ट का। मस्ट का हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं या बहुत ही हमें फोर्स दे के बोलना होता है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तुम्हें मुझसे ज़रूर मिलना चाहिए। यू मस्ट मीट मी। तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। तुम्हें उसे ज़रूर बुलाना चाहिए। यू मस्ट कॉल हिम। तो फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे मस्ट हैव का। तुम्हें मुझसे ज़रूर मिलना चाहिए था। यू मस्ट हैव मेट मी। तुम्हें वहाँ ज़रूर नहीं जाना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें यह काम ज़रूर करना चाहिए था। यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे हमें नीड का किस तरह से यूज़ करना है। मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है। आई नीड टू मीट यू। उसे सोने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू स्लीप। मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। आई नीड टू टॉक टू यू। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें आपको फर्स्ट इफ़ का यूज़ करना है, फिर सिंपल प्रेजेंट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा बीच में कॉमा देकर, और फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको जो भी यूज़ करना है, विल, कैन, शूड, एक्सेट्रा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी इफ़ के साथ में आपको विल का यूज़ नहीं करना है। अगर वह आएगा तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। इफ़ ही कम्स आई विल नॉट सी हिम। अगर मैं आगरा जाता हूँ तो ताजमहल देखूंगा। इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल। अगर तुम उससे पूछते हो तो वह तुम्हें बता सकता है। इफ़ यू आस्क हिम ही कैन टेल यू। अगर वह आता है तो मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। इफ़ ही कम्स आई शुड स्टे हेयर। अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो मैं बाइक खरीदूंगा। इफ़ यू गिव मी मनी आई विल बाय अ बाइक। अगर तुम सोते हो तो मैं नहीं जागूंगा। इफ़ यू स्लीप आई विल नॉट वेक अप। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको इफ के साथ पास्ट सिंपल यूज़ करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, और फिर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम गाते तो मैं तुम्हें सुनता। इफ़ यू सेंग आई वुड लिसन टू यू। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। इफ़ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे माफ़ कर देता। इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। फ्रेंड्स, वैसे हम आई के साथ जो है वो वाज का यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ पर वाज आता है वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इफ़ आई वर यू। अगर मैं क्रिकेटर होता तो 100 शतक बनाता। इफ़ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड मेक 100 सेंचुरीज। अगर वह अमीर होता तो वो कार खरीद लेता। इफ़ ही वर रिच ही वुड बाय डेट कार। अगर उसके पास चाबी होती तो वह बाइक चलाता। इफ़ ही हैड अ की ही वुड राइड अ बाइक। तो फ्रेंड्स, ये थे पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इसमें आपका पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके साथ सब्जेक्ट, वुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वह मुझे मिला होता मैंने उसे आपके बारे में बताया होता। इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव टोल्ड हिम अबाउट यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे पीट दिया होता। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बीटन हिम। अगर वह तुम्हारी जगह होता तो डॉक्टर बन गया होता। इफ़ ही वर यू ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर वह सोया नहीं होता तो वह चोर को पकड़ लिया होता। इफ़ ही हैड नॉट स्लेप्ट ही वुड हैव कॉट द थिफ। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इसमें कंडीशनल सेंटेंस में आई एन जी को किस तरह से यूज़ किया जाता है।
इसमें आपको वुड हैव बीन के साथ में आईएनजी को ऐड करना है। अगर वह मेरी जगह होता तो क्रिकेट खेल रहा होता। इफ़ ही वर आई ही वुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर उसके पास चाबी होती तो वह कार चला रहा होता। इफ़ ही हैड अ की ही वुड हैव बीन ड्राइविंग द कार। अगर उसके पास पैसे होते तो वह पतंग उड़ा रहा होता। इफ़ ही हैड मनी ही वुड हैव बीन फ्लाइंग अ काइट। अगर उसके पास फ़ोन होता तो वह मुझसे बात कर रहा होता। इफ़ ही हैड अ फ़ोन ही वुड हैव बीन टॉकिंग टू मी। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर स्पेन को सेमीफाइनल में हराया नहीं होता तो आज फाइनल खेल रहा होता। इफ स्पेन हैड नॉट बीन डिफीटेड इन सेमीफाइनल स्पेन वुड हैव बीन प्लेइंग फाइनल। अगर उसके पास वीज़ा होता तो उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता। इफ़ ही हैड अ वीज़ा ही वुड हैव बीन सेंट टू इंग्लैंड। अगर पत्र लिखा नहीं गया होता तो उसे मिला नहीं होता। इफ़ द लेटर हैड नॉट बीन रिटन ही वुड नॉट हैव रिसीव्ड। अगर उसे थिएटर भेजा गया होता तो उसने फिल्म देखी होती। इफ़ ही हैड बीन सेंट टू थिएटर ही वुड हैव वॉच्ड अ मूवी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूज़ देखेंगे वेयर का। वेयर का आप दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ के लिए और जहाँ के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको WH फैमिली स्टार्टिंग में लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने सीखा वेयर को कहाँ के लिए यूज़ करना है। अब हम सीखेंगे जहाँ के लिए कैसे यूज़ करना है। जहाँ तुम जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। फ्रेंड्स, जब हम बोलते हैं तुम जा रहे हो तब हम बोलते हैं यू आर गोइंग, लेकिन यू आर गोइंग से पहले हमने वेयर लगा दिया तो कहाँ का बन गया जहाँ। क्योंकि अगर WH के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आती है इसका मतलब आप सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहाँ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। जहाँ तुम जाओगे, वेयर यू विल गो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स कहाँ रहता है, वेयर डज एलेक्स लिव। जहाँ जैक रहता है, वेयर जैक लिव्स। तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। जहाँ तुम गए थे, वेयर यू हैड गॉन। तुम गए थे, यू हैड गॉन, और उससे पहले वेयर लगा दिया तो बन गया जहाँ तुम गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था वेयर का यूज़। अब हम सीखेंगे वाट का यूज़। फ्रेंड्स, इसमें भी रूल सेम वही रहेगा जो वेयर में था। तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू। जो तुम करते हो, वॉट यू डू। कल तुमने क्या किया, वॉट डिड यू डू यस्टरडे। जो जैक ने किया, वॉट जैक डिड। तुमने क्या सुना, वॉट डिड यू हेयर। जो मैं हमेशा सुनता हूँ, वट आई ऑलवेज हेयर। सो फ्रेंड्स, अब हम हु का यूज़ सीखेंगे। फ्रेंड्स, हु का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कई बार हम हु को सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर आपको कहना हो तुम्हें कौन पढ़ाता है, तब आपको बोलना है हु टीचेज यू। तुम्हारे साथ कौन खेलता है, हु प्लेज विद यू। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू अप। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे हु को जो के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वर्ड का मतलब भी हमने जो बताया था, लेकिन हु को हम तब यूज़ करेंगे जो लिविंग थिंग्स होती हैं। जो लड़का कल यहाँ आया था आज नहीं आया है, द बॉय हु केम हेयर यस्टरडे हैज़ नॉट कम टुडे। जो लड़का यहाँ काम कर रहा है वह मेरा दोस्त है, द बॉय हु इज़ वर्किंग हेयर इज़ माई फ्रेंड। जिस आदमी ने मुझसे कल बात की आज कुछ नहीं बोला, द मैन हु टॉक टू मी यस्टरडे डिड नॉट स्पीक एनीथिंग टुडे। यही वह आदमी है जिसने कल मुझे डांटा था, दिस इज़ द मैन हु रिब्यूक्ड मी यस्टरडे। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे विच का। तुम्हारा कौन सा घर है, विच इज़ योर हाउस। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, विच स्पोर्ट आर यू प्लेइंग। तुमने कौन सी शर्ट पहनी हुई है, विच शर्ट आर यू वेयरिंग। जो पेन तुमने कल दिया था वह ठीक से नहीं चल रहा है, द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे इज़ नॉट वर्किंग वेल। जो शर्ट तुमने मुझे दी थी वह फट गई है, द शर्ट विच यू गेव मी इज़ टॉर्न। जो बाइक तुम्हारे पास है मुझे दे दो, द बाइक विच यू हैव गिव मी। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे वाई के बारे में। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, वाई आर यू एंग्री विद मी। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। तुम मुझसे क्यों मिले, वाई डिड यू मीट हिम। तुम ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू डू सो। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ देखेंगे वैन का। तुम कब खेलोगे, वैन विल यू प्ले। जब तुम खेलोगे, वैन यू विल प्ले। जैक कब आएगा, वैन विल जैक कम। जब एलेक्स आएगा, वैन एलेक्स कम। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे होम का। होम और होम में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम होम को ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तुमने किसको लिखा, होम डिड यू राइट टू। जिसको तुमने लिखा, होम यू रॉट। तुम किसके साथ आए, विद होम डिड यू कम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने विद का यूज़ किया है होम से पहले, क्योंकि साथ के लिए विद का यूज़ किया जाता है। जिसके साथ मैं हमेशा आता हूँ, विद होम आई ऑलवेज कम।
फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हुज़ का। हुज़ के फ़ौरन बाद आपको नाउन का यूज़ करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये किसकी कार है, हुज़ कार इज़ दिस। ये किसका कुत्ता है, हुज़ डॉग इज़ दिस। तुम किसके कपड़े पहनते हो, हुज़ क्लोथ्स डू यू वेयर। ये किसकी गलती है, हुज़ मिस्टेक इज़ दिस। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ का। तुम अब कैसे हो, हाउ आर यू नाउ। तुम्हारे भाई अब कैसे हैं, हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ। तुम्हारा कल का दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर यस्टरडे। तुम्हारी परीक्षा कैसी रही, हाउ वाज योर एग्जाम। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ लॉन्ग। तुम कब से यहाँ पर हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। तुम कब से खेल रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। आप इस होटल में कब तक ठहरेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दिस होटल। वह कब से फिल्म देख रहा था, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वॉचिंग अ मूवी। वे कब से सो रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन स्लीपिंग। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे हाउ मच एंड हाउ मैनी। फ्रेंड्स हाउ मच यानी अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके। अब जैसे कोई भी चीज़ जो लीटर में होती है, जैसे मिल्क है, पेट्रोल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना गिन सकें, जैसे 1 2 3 करके, उस पर हम हाउ मच का यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास कितना दूध है, हाउ मच मिल्क डू यू हैव। तुम पौधों में कितना पानी डालते हो, हाउ मच वाटर डू यू पुट इन द प्लांट्स। तुम्हें कितने पेट्रोल की ज़रूरत है, हाउ मच पेट्रोल डू यू नीड। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ मैनी का। हाउ मैनी यानी काउंटेबल, जिसे गिना जा सके। जैसे कि जैसे हम गिनती करते हैं 1 2 3 इस तरह से। तुम्हारे पास कितनी बाइक हैं, हाउ मैनी बाइक्स डू यू हैव। आसमान में कितने तारे हैं, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्स को तो गिनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये कि स्टार को हम 1 2 3 करके गिन सकते हैं। हालांकि सभी स्टार को गिनना बहुत ही मुश्किल है। तुम कितनी कार खरीदोगे, हाउ मैनी कार्स विल यू बाय। तुम्हें कितने सेब चाहिए, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट। सो फ्रेंड्स ये थे WH के यूजेस। आई होप आपने एंजॉय किया हो और आपने कुछ नया सीखा हो। सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे वेयर ऑल का। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से बोलना हो, तुम कहाँ कहाँ रहते हो, इसको आपको बोलना है वेयर ऑल डू यू लिव। तुम कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो। तुम कहाँ कहाँ घूमे, वेयर ऑल डिड यू हैंग आउट। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे व्हाट ऑल का। तुम क्या क्या खाते हो, व्हाट ऑल डू यू ईट। तुम क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू। तुम क्या क्या करना चाहते हो, व्हाट ऑल डू यू वांट टू डू। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हु ऑल का। वहाँ कौन कौन रहता है, हु ऑल लिव देयर। वहाँ कौन कौन गया, हु ऑल वेंट देयर। वहाँ कौन कौन खेला, हु ऑल प्लेड देयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हम ऑल का। तुम किस किस को जानते हो, हम ऑल डू यू नो। फ्रेंड्स आप हम ऑल की जगह पर हु ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम और हॉल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इससे पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में। तुमने किस किस को बुलाया था, हम ऑल डिड यू कॉल। तुमने किस किस को भेजा, हम ऑल डिड यू सेंड। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे विच ऑल का। तुम कौन कौन से कपड़े खरीदोगे, विच ऑल क्लॉथ्स विल यू बाय। यहाँ कौन कौन सी कुर्सियाँ रखी जाती हैं, विच ऑल चेयर्स आर केप्ट हेयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ का। फ्रेंड्स हाउ के साथ आपको ऑल का यूज़ नहीं करना है। तुम कैसे कैसे गए, हाउ डिड यू गो। तुमने ये कैसे कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। तुम उससे कैसे कैसे मिले, हाउ डिड यू मीट हिम। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे व्हाट टाइप ऑफ। कैसे कैसे या किस तरह के। कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कैसे कैसे यानी किस तरह के। व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हेयर। तुम्हें किस तरह का घर चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ हाउस यू वांट। तुम्हें कैसे कैसे डिज़ाइन चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइन डू यू वांट। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ ऑफन का, यानी कब कब। फ्रेंड्स हाउ ऑफन का हम यूज़ करते हैं कब कब यानी कितनी बार, इसलिए आपको यहाँ पर वैन ऑल का यूज़ नहीं करना है। तुम कब कब खेलते हो, हाउ ऑफन डू यू प्ले, यानी कितनी बार खेलते हो। फ्रेंड्स इसे हम ऑफन या ऑफ्टन दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। वह कब कब यहाँ आता है, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर। वह तुम्हें कब कब फ़ोन करता है, हाउ ऑफन डज ही फोन यू। फ्रेंड्स आज हम यूज़ सीखेंगे एवर का। फ्रेंड्स जब हम सिर्फ एवर का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम इंटीरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको पूछना हो, क्या तुम कभी क्रिकेट खेलते हो, डू यू एवर प्ले क्रिकेट। वहाँ कभी मत जाना, डोंट एवर गो देयर। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। क्या तुम कभी उससे मिले थे, डिड यू एवर मीट हिम। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे नेवर का। फ्रेंड्स जब हम नेवर यूज़ करते हैं तब हमें नोट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नेवर का मतलब ही होता है नहीं या कभी नहीं।
मैं वहाँ कभी नहीं जाता। आई नेवर गो देयर। मैं कभी फुटबॉल नहीं खेलता। आई नेवर प्ले फुटबॉल। मैं उससे कभी नहीं मिला। आई नेवर मैट हिम। वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। ही विल नेवर कम टू मी। फ्रेंड्स, ये था नेवर का यूज़। अब हम सीखेंगे फॉर एवर का यूज़। वह हमेशा के लिए दिल्ली जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली फॉर एवर। वह अब हमेशा के लिए यहीं ठहरेगा। नाउ ही विल स्टे हेयर फॉर एवर। वह हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ रहा है। ही इज़ लिविंग दिल्ली फॉर एवर। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे नेवर एवर का एक साथ। इसका मतलब वही होता है कभी नहीं, लेकिन जब आप जोर देते हुए किसी बात को कहते हैं तब आप इन दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं उससे कभी नहीं मिला, यहाँ पर आप जोर दे करके बोल रहे हैं। आई नेवर एवर मेट हिम। मैं कभी मॉल नहीं जाता। आई नेवर एवर गो टू द मॉल। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे वॉट एवर वॉट सो एवर का। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है। वॉट एवर यू हैव इज़ माइन और वॉट सो एवर यू हैव इज़ माइन। आप दोनों में से किसका भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर वॉट सो एवर। जो कुछ भी तुम खरीदते हो मुझे पसंद नहीं। वॉट एवर यू बाय आई डोंट लाइक। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे वेन एवर वेन सो एवर। जब भी तुम यहाँ आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेन एवर यू कम हेयर आई फील सो गुड। जब कभी भी वह मुझसे मिलता है तुम्हारे बारे में पूछता है। वेन सो एवर ही मीट्स मी आस्क अबाउट यू। जब कभी भी मैं उसे देखता हूँ तुम्हारी याद आती है। वेन एवर आई सी हिम मिस यू। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे वेर एवर वेर सो एवर। जहाँ कहीं भी तुम रहना चाहते हो रह सकते हो। वेर एवर यू वॉन्ट टू लिव यू कैन लिव। जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो जा सकते हो। वेयर सो एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे होम सो एवर हु एवर। हालांकि हमने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा था कि हु और होम में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जिसको भी आप खिलाना चाहें खिला सकते हैं। होम एवर यू वॉन्ट टू फीड यू मे फीड। जिसको भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। होम एवर यू वॉन्ट टू सेंड यू मे सेंड। जिसने भी ये किया अच्छा नहीं किया। हुएवर डिड दिस हैज़ नॉट डन वेल। जो कोई भी यहाँ ठहरता है उसे सफाई करनी पड़ेगी। हुएवर स्टेज हेयर ही विल हैव टू क्लीन। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे विच एवर का, और इसका ज़्यादातर यूज़ नॉन लिविंग और ऑप्शनल के लिए किया जाता है। जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। विच एवर यू वॉन्ट टू बाय यू मे बाय। जो कोई भी पेन लेना चाहते हो ले सकते हो। विच एवर पेन यू वॉन्ट टू टेक यू मे टेक। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ एवर हाउ सो एवर। तुम्हें जैसे भी यहाँ आना है। हाउ एवर यू हैव टू कम हेयर। जैसे भी खेलो लेकिन अच्छा खेलो। हाउ एवर यू प्ले बट प्ले वेल। तुम अच्छा नहीं खेलते लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टीम में शामिल करूंगा। यू डोंट प्ले वेल हाउ एवर आई विल सेलेक्ट यू इन द टीम। तुम जितना भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। हाउ एवर यू वॉन्ट टू स्टडी यू मे स्टडी। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे हुज एवर। जिस किसी का भी ये बैग है यहाँ से ले जाए। हुज हैवर हैज़ दिस बैग टेक इट फ्रॉम हेयर। जिस किसी के भी पैसे तुम्हारे पास हैं उसे वापस कर दो। हुज हैवर मनी यू हैव रिटर्न हिम। फ्रेंड्स, ये था पूरा यूज़ एवर का। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स, वेलकम टू डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वे कहाँ है तब आप बोलेंगे वेयर इज़ ही। लेकिन क्या आपको पता है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तब लिखना है जब हम डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू नो, कैन यू टेल, आई डोंट नो, हैव यू एनी आइडिया, आई कांट टेल, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्डर, प्लीज एक्सप्लेन, एनी इंटीरोगेटिव सेंटेंस। जो भी स्टार्टिंग में आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस या जो भी आप यहाँ इंटीरोगेटिव देख रहे हैं उसमें आपकी वर्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कभी भी डेट का यूज़ नहीं करना है। वह कहाँ है, वेयर इज़ ही। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है, डू यू नो वेयर ही इज़। फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है, यानी इसको हमने लास्ट में यूज़ किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है डू यू नो। इसमें क्या होता है कि वर्ड की जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर देते हैं। जिस ऊपर वाले में हमने लिखा है वेयर इज़ ही, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने बोला कि वह कहाँ है, लेकिन हमने नीचे बोला है क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है, तो रूल के हिसाब से डू यू नो वेयर ही इज़, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। जैक कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ जैक गोइंग। क्या तुम बता सकते हो जैक कहाँ जा रहा है, कैन यू टेल मी वेयर जैक इज़ गोइंग। फ्रेंड्स, इसमें हमने जैक को पहले लिखा है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने बाद में लिखा है। जैक क्या करता है, व्हाट डज जैक डू। मैं नहीं जानता जैक क्या करता है, आई डोंट नो व्हाट जैक डज। फ्रेंड्स, आई डोंट नो, आई नो, आई वॉन्डर, प्लीज़ एक्सप्लेन, इनके साथ में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करना है। एंड फ्रेंड, हम करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जैक के साथ डज का यूज़ किया है क्योंकि जैक एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने टेंस में सीखा था हम एस या ई एस का ऐड करते हैं, तो हमने डू के साथ ई एस को ऐड किया है, तो ये हो गया डज। एलेक्स कहाँ गया है,
वेयर हैज़ एलेक्स गॉन? क्या तुम्हें कोई आइडिया है एलेक्स कहाँ गया है? हैव यू एनी आइडिया वेयर एलेक्स हैज़ गॉन? एलेक्स कहाँ रहता है? वेयर डज एलेक्स लीव? मैं जानना चाहता हूँ एलेक्स कहाँ रहता है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एलेक्स लीव्स। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे इफ़ या वेदर का। इन दोनों में सब किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या वह आ रहा है? इज़ ही कमिंग? मैं जानना चाहता हूँ क्या वह आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो इफ़ ही इज़ कमिंग, और आई वॉन्ट टू नो वेदर ही इज़ कमिंग। इफ़ या वेदर आप दोनों में से किसका एक यूज़ कर सकते हैं। क्या जैक खेल रहा है? इज़ जैक प्लेइंग? मैं हैरान हूँ कि जैक खेल रहा है। आई वॉन्डर इफ़ जैक इज़ प्लेइंग। आपका क्या मतलब है? वॉट डू यू मीन? कृपया समझाइए आपका क्या मतलब है। प्लीज़ एक्सप्लेन वॉट यू मीन। फ्रेंड्स, ये थे डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी हैं। अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको ठीक से देखेंगे, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दामन का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, सिंगुलर के लिए आपको वन का यूज़ करना है और प्लूरल के लिए वंस। उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। ही शुड नॉट प्ले हेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, वन शुड नॉट प्ले हेयर। या आपको अगर इस तरह से बोलना हो कोई सेंटेंस, यहाँ नहीं खेलना चाहिए, तब भी आप इसको इस तरह से बनाएंगे, वन शुड नॉट प्ले हेयर। तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। यू शुड नॉट स्टे हेयर। वन शुड नॉट स्टे हेयर। फ्रेंड्स, यू जो होता है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने वन लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। या आपको जब कोई सेंटेंस इस तरह से बोलना हो, यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, तब आप वन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें आप किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप बस इतना बोल रहे हैं यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम वन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपको ये कहना हो ये वाला, तब आपको बोलना है दिस वन, वो वाला डेट वन, नीला वाला ब्लू वन, पीला वाला येलो वन, तुम्हारे वाला योर वन। उसी तरह से आपको प्लूरल में बोलना है ये वाले दीज वंस, वो वाले दोज वंस। सिंगुलर आया तो आपको वन का यूज़ करना है, और प्लूरल आया तो आपको वंस का यूज़ करना है। जैसे कि ये बार हम बोलते हैं नीले वाला, पीले वाला, कौन से वाला, इनको इसी तरह से यूज़ करना है। ये वो है जिसने मुझे पेन दिया। ही इज़ द वन हु गेव मी अ पेन। ये वो है जिसे पीटा गया। ही इज़ द वन हु वॉज बीटन। हम वो हैं जिसने हमेशा तुम्हारी मदद की। वी आर द वंस हु ऑलवेज हेल्प्ड यू। यहाँ पर हमने वंस का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम का जिक्र कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा है। ये वो है जो यहाँ रहते हैं। दीज आर द वंस हु लिव हेयर। वो जो यहाँ रहता है नहीं रहना चाहिए। द वन हु लिव्स हेयर शुड नॉट लिव। वो जो ऐसा बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए। द वन हु स्पीक्स शुड नॉट स्पीक। तो फ्रेंड्स, अब हम वोकैबुलरी सीखेंगे वन टू वन की। मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम वन टू वन। मैं उससे आमने सामने मिला। आई मेट हिम वन टू वन। सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। आई एम दी ओनली वन हु हेल्प्स यू। सिर्फ तुम ही मेरे साथ खेलते हो। यू आर दी ओनली वन हु प्लेज विद मी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वंस, यानी एक बार। एक बार मैं यहाँ खेल रहा था। वंस आई वॉज प्लेइंग हेयर। एक बार वह मुझसे मिला। वंस ही मेट मी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सुपरलेटिव्स। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो सबसे गर्म चाय है, सबसे ठंडा मौसम कब होता है, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसी भी वर्ड के आगे या तो ईएसटी ऐड करना पड़ता है, या फिर उससे पहले हमें मोस्ट का यूज़ करना होता है। ईएसटी का हम छोटे शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम ईएसटी या मोस्ट का यूज़ करते हैं, इसमें दा का यूज़ करना कंपलसरी है। अब जैसे कि अगर आपको कहना हो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, लॉन्ग वर्ड हम यूज़ करते हैं लंबे के लिए, और हमने उसमें ईएसटी जोड़ दिया तो ये हो गया सबसे लंबा। और इससे पहले हमने दा का यूज़ किया, क्योंकि इसमें कंपलसरी होता है दा का यूज़ करना। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन सा था। वट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने विच का यूज़ किया और नीचे वाट का यूज़ किया है, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, विच और वॉट। विच का ज़्यादातर ब्रिटिशर यूज़ करते हैं और वॉट का ज़्यादातर अमेरिकन यूज़ करते हैं। इन दोनों में ही थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हैप्पी मतलब खुश होना, और उसमें ईएसटी लगा दिया तो सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन। कल साल का सबसे गर्म दिन था। यस्टरडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान इम्तिहान था। इट वॉज द इजिएस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। दुनिया का सबसे ठंडा देश कौन सा है। वॉट इज़ द कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मुझे शहर में सबसे सस्ता होटल मिला। आई फाउंड द चीपेस्ट होटल इन टाउन। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे द मोस्ट, और इसको ज़्यादातर बड़े शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो शब्द
जिसमें ज़्यादा लेटर्स होते हैं, 10, 11, 12, वहाँ पर हम द मोस्ट का यूज़ करते हैं। इस शहर में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस टाउन? उसने सबसे महंगे कपड़े खरीदे। ही बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस। यह उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता था। इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वे फॉर हिम। सो फ्रेंड्स, ये था द मोस्ट का यूज़। फ्रेंड्स, कुछ एक या दो वर्ड ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ही चंद वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ना तो हम EST का यूज़ करते हैं और ना ही हम द मोस्ट का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स, गुड और बैड, आपको इसको गुडेस्ट या फिर द मोस्ट गुड नहीं बोलना है, और ना ही बैड को बैडेस्ट द मोस्ट बैड बोलना है। आपको गुड के लिए बोलना है बेस्ट और बैड के लिए बोलना है रोस्ट। तुम्हारी टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम? तुम्हारी कक्षा में सबसे खराब विद्यार्थी कौन है? हु इज़ द रोस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास? सो फ्रेंड्स, ये थे सुपरलेटिव्स। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव के साथ में हमें टू का यूज़ करना है और जेरेंड के साथ में हमें ING का यूज़ करना है। टू का हम यूज़ करते हैं वर्ड से पहले और ING को हम ऐड करते हैं वर्ड के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बोलना हो मुझे पार्क जाना अच्छा लगता है, इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव में आप इसको बनाएंगे आई लाइक टू गो टू द पार्क, और जेरेंड में आप इसको बनाएंगे आई लाइक गोइंग टू द पार्क। इन्फिनेटिव में गो से पहले हमने टू का यूज़ किया है और ग्रैंड में हमने गो के साथ में ING का यूज़ किया है। तुम्हें मूवी देखना अच्छा लगता है, यू लाइक टू वॉच अ मूवी, यू लाइक वॉचिंग अ मूवी। इन्फिनेटिव में हमने वॉच से पहले टू लगा दिया है और जेरेंड में वॉच के साथ में ING को ऐड कर दिया है। वह पढ़ना लिखना जानता है, ही नोज टू राइट एंड राइट, ही नोज रीडिंग एंड राइटिंग। वह इंग्लिश बोलना जानता है, ही नोज टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपको सिर्फ इन्फिनेटिव या फिर ग्रैंड का यूज़ करना होता है। पहले हम देखेंगे कि इनके साथ में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं, डिसाइड, फॉरगेट, प्रॉमिस, लर्न, फेल, प्रीटेंड, एक्सपेक्ट, एक्सेट्रा, इन सभी के साथ हमें हमेशा टू का यूज़ करना है। हालांकि और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टू का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था तुम देरी नहीं करोगे, यू प्रॉमिस मी नॉट टू बी लेट। उसने मूवी देखने का फैसला किया, ही डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी। वह उसे हराने में नाकामयाब रहा, ही फेल्ड टू डिफीट हिम। फ्रेंड्स, अब हम वो वर्ड सीखेंगे जिनमें जेरेंड का यूज़ किया जाता है। मुझे नाचने में मज़ा आता है, आई एन्जॉय डांसिंग। मुझे गाने में मज़ा आता है, आई एन्जॉय सिंगिंग। क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? उसने मॉल जाने का सुझाव दिया, ही सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल। तो फ्रेंड्स, हु का हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग के लिए, यानी जो जीवित है, और ज़्यादातर ही इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डेट का भी हम जीवित के लिए इस्तेमाल करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी। लेकिन जो विच होता है उसके लिए सिर्फ हमें निर्जीव के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी नॉन लिविंग थिंग। और फ्रेंड्स, इन सभी का हम जो के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमें इस तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं। जो लड़का तुम्हारे साथ खेलता है वो मेरा दोस्त है, जो टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं वो मुझे ही पढ़ाते हैं, जो पेन तुमने दिया था वो चल नहीं रहा है, तब हम वहाँ पर हु डेट विच का यूज़ करते हैं। जो आदमी तुमसे बातें कर रहा था वह डॉक्टर है, द मैन हु वॉज टॉकिंग टू यू इज़ अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, इसमें आपको ही का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, द मैन हु वॉज टॉकिंग टू यू ही इज़ अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस में आपको ही, शी, दे, इस तरह के कोई भी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। इसमें आपको डायरेक्टली लिखना है, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है, द मैन हु वॉज टॉकिंग टू यू इज़ अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हु की जगह पर डेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हु का जो है हम ह्यूमंस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं और डेट का एनिमल्स के लिए। जो लड़का यहाँ रहता है वह डॉक्टर है, द बॉय हु लिव्स हेयर इज़ अ डॉक्टर। जो लड़का तुमसे बातें कर रहा था मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो द बॉय हु वॉज टॉकिंग टू यू। क्या कोई है जो यहाँ रहना चाहता है? इज़ देयर एनीवन हु वांट्स टू लिव हेयर? जो पेन तुमने मुझे दिया वह ठीक से चल नहीं रहा है, द पेन डेट यू गेव मी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डेट की जगह पर विच का भी यूज़ कर सकते हैं। जो घड़ी तुमने मुझे दी थी वह ख़राब हो गई है, द वॉच विच यू हैड गिवन मी हैज़ ब्रोकन डाउन। जो कुत्ता तुमने मुझे दिया था वह बीमार है, द डॉग डेट यू हैड गिवन मी इज सिक। जो बंदर नाच रहा था वह अब सो रहा है, द मंकी डेट वॉज डांसिंग स्लीपिंग नाउ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब के रेगुलर और इरेगुलर होने से कोई सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस हमारी नॉलेज के लिए होता है। फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब वो होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी होता है। अब जैसे कि फ्रेंड मैंने एक वर्ड लिया है स्कॉल्ड, यानी डांटना। अब स्कॉल्ड जो तीनों फॉर्म होती है स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। अब इसमें दोनों में ईडी आ रहा है, इसका मतलब ये रेगुलर फॉर्म है। उसे डांटा गया, ही वॉज स्कॉल्डेड। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वर्ब है गो, गो वैन गॉन। इसमें ईडी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इरेगुलर वर्ब है। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू द स्कूल। वह स्कूल गया, ही वेंट टू द स्कूल।
तो फ्रेंड्स अब मैं आपके सामने कुछ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब रखूँगा जिन्हें आप इजीली याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब।